मैं लालचंद भारती बहुजन ब्लॉक यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आज एक ऐसी गूढ़ बातें आपको बताने जा रहा हूं। बहुजन समाज में जन्मे नीली क्रांति के जन्मदाता महामानव मान्यवर कांसीराम के साहब के द्वारा लगाए गए तमाम उन नारों का जिक्र करना चाहता हूं। आज आप लोगों के इस चैनल पे ये दमदारी के साथ बताना चाह रहा हूं कि मान्यवर कांसीराम बहुजन आंदोलन के जनक, उनकी टीम के द्वारा जो नारे समय समय पे इस समाज को जगाने के लिए लगाए थे, उन्होंने उनके द्वारा दिया गया कुछ नारा आप लोगों के सामने, उनके द्वारा जो बताए गए नारे हैं उसको बताना चाहता हूँ। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, पहली बार भारतीय राजनीति में बहुजन समाज को कोई संगठन चेतावनी दे रहा था कि एक वोट की कीमत क्या होती है। ऐसा लगता है कि इसके पहले बहुजन समाज किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा था। वोट की कीमत, अहमियत को समझाया वो मान्यवर कांसीराम साहब थे। जैसा कि मान्यवर कांसीराम साहब का मानना था कि हम 85% हैं और 85% हमारा वोट है, और दूसरे समाज और दूसरी राजनीतिक दल का शासन चल रहा है। इस बात को मान्यवर साहब ने अपने नारे के द्वारा इस बहुजन समाज को जगाया, एहसास दिलाया कि ये बहुजन समाज 85% है। मान्यवर साहब ऐसे एक कलम लेकर के बताते थे कि ये कलम का जो ये हिस्सा है ये 15% है, और ये जो पूरा जिसमें भरी हुई स्याही होती है, जो काम करता है, वो 85% है। ये चुन करके 15% को शासन देता है। साथियों, ये जो 15% की व्यवस्था है, इसको मान्यवर साहब किस प्रकार से समझाए कि 15 और 85, वो इसी नारे के द्वारा उन्होंने समझाया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब का दूसरा नारा था कि वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से एसपी डीएम। इस नारे में मान्यवर साहब बाबा साहब के कठिन परिश्रम, त्याग और परिश्रम से संविधान में दिए गए अधिकार और मूल्यों की तरफ अपने समाज का तथा विपक्ष को भी आगाह किया कि हम इस वोट की ताकत से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लेंगे, तथा संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है, जिसको हिस्सेदारी कहते हैं, जिसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, उस प्रतिनिधित्व को लोग रिजर्वेशन कहते हैं, लेकिन वो एक तरह की हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है। उसके द्वारा हम एसपी और डीएम भी बनेंगे और अपने लोगों को बनाएंगे। मान्यवर साहब इतने दूरदर्शी थे, वो समाज की नस को पकड़ते थे, जानते थे। उन्होंने उसी समाज को पुनः आगाह किया कि ऐ समाज के लोगों, इकट्ठा हो और शासन सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगो। जिसकी जितनी संख्या भारी, मान्यवर साहब का तीसरा नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर साहब उस समय जो शासन सत्ता में सरकारें चल रही थी, वह एक राजनीतिक दल की विशेष सरकारें थीं, जो काफ़ी दिनों से उनका उस राजनीतिक सत्ता पे वर्चस्व था, और उस वर्चस्व को समाप्त करने के लिए, सबको भागीदारी देने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब काफ़ी अरसे से चली आ रही उस शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, एक तरफा आधिपत्य को समाप्त करने के लिए मान्यवर साहब ने संख्या का बोध कराया लोगों को। अपने नारे के द्वारा भारतीय समाज में यह जानकारी दी कि भारतीय समाज कितना अभी
जागरूक नहीं है। मान्यवर साहब ने पूर्ण रूप से उस नारे को चरितार्थ किया। भारत में निवास करने वाले अन्य वर्गों को भागीदारी, हिस्सेदारी की बात अगर पहली बार समझाने की बात अगर किसी ने की तो वो मान्यवर कांसीराम साहब थे, जिन्होंने हमारे समाज को जगाया, समझाया, बुझाया और उसमें हिस्सेदारी की मांग की। मान्यवर साहब जिस समाज को बताना चाह रहे थे, उस समाज में अपनी विचारधारा को ले जाने के लिए एक नारा दिया था। मान्यवर साहब किस समाज को बताना चाह रहे थे, किस समाज को नहीं बताना चाह रहे थे, किस समाज के लोगों का जो आधिपत्य था, उसमें जो हिस्सेदारी थी, उसे लेने के लिए मान्यवर साहब ने उस समाज को अपनी विचारधारा में ले जाने के लिए एक नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। DS4, DS4 इसका फुल फॉर्म है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। मान्यवर साहब ने एक संगठन बनाया और वो संगठन 1981 में 6 दिसंबर 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम का एक संगठन बनाया और उससे उन्होंने बताया, समाज में जाकर के लोगों को बताया कि ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति में कौन कौन से लोग हिस्सेदार हो सकते हैं। वो हिस्सेदार थे, उन्होंने अब उस नारे के द्वारा बताया कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। सभी के समझ में आएगी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। बाद में बहुत से लोगों ने ये कहा कि मान्यवर साहब को दलित शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मान्यवर साहब ने उसको यूज किया, प्रयोग किया। बाद में उन्होंने चल करके उस दलित को हटा करके बहुजन रखा और बहुजन के नाम से पार्टी बनाई। मान्यवर साहब एक और बात को बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मान्यवर साहब वास्तव में एक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे। आपको नहीं लगता कि उनके जो नारे थे वो नारा DS4, क्या आपको नहीं लगता कि रसायन का जो H2SO4 है उससे मिलता जुलता है, एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता है। मान्यवर साहब ने उसको चरितार्थ किया, अपनी विचारधारा को, थे तो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक, लेकिन उन्होंने समाज शास्त्र में ऐसा प्रयोग किया कि समाज शास्त्र के भी वैज्ञानिक दंग रह गए और उन्होंने अपनी विचारधारा को इस भारत जैसे देश के निर्माण में उन्होंने दिया। और वो उनकी जो जितने नारे हैं वो बहुत काफ़ी समय तक प्रासंगिक रहेंगे, लोगों के उपयोगार्थ रहेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब समाज में बुद्ध फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को मान्यवर साहब ने पूरी तरह से देश में फैला चुके थे और उनकी सरकारें बनने लगी थी, मान्यवर साहब की विचारधारा की जब सरकारें बनने लगी तो उस समय एक नारा समाज से आया मान्यवर साहब के लिए, मान्यवर साहब की करनी को उजागर करने के लिए। जब 2-3 बार सरकारें बनी, वो 2000 के दौर के आगे का समय था, उनके मृत्यु से पहले का समय था। उस समय लोगों ने 2 नारे दिए, समाज ने दिया। उस समाज के नारों को मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने दिया, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मान्यवर साहब ने बुद्ध फूले साहू अंबेडकर को पूरे भारत देश में प्रचारित किया, फैलाया, उनके फिलॉसफी को, उनके दर्शन को, उनके सामाजिक कार्यों को समाज के अंदर लाए। इसलिए जब समाज जागृत हो चुका, जाग चुका, तो उन्होंने ये नारा दिया मान्यवर साहब के सम्मान में कि काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और एक नारा लगा था उसी दौरान समाज के द्वारा ही, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राम
करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा। साथियों, वीडियो के अंत में मैं एक और आपको घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं, क्योंकि मान्यवर साहब और मान्यवर साहब की आइडियो, उसका एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं। वो एक नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो ... आप लोग खुद समझ गए कि अगला स्टेप क्या रहा होगा। ये नारा मान्यवर साहब ने नहीं दिया था। इसका एक प्रूफ आपको मैं बताना चाहता हूँ। जेएनयू के प्रोफेसर हैं श्रद्धेय विवेक कुमार जी, जिन्होंने मान्यवर साहब का इंटरव्यू लिया था जब ये नारा लग चुका था, लोग समाज में प्रचलित हो चुका था, लोगों ने कैसे दिया, तो वो विवेक सर पहुँचे मान्यवर साहब के पास और मान्यवर साहब से उन्होंने इंटरव्यू लिया कि मान्यवर साहब क्या ये नारा आपने लगाया है? तो मान्यवर साहब ने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसा नारा कैसे लगा सकता हूँ, मैं पूर्ण रूप से संविधान को फॉलो करने वाला हूँ, संविधान के अनुसार चलने वाला हूँ, ये नारा मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो उन्होंने जिक्र किया कि एक बार 1993 में इटावा की रैली थी, उस रैली में मैं पहुंचा था, बहुत से सारे लोग पहुंचे थे, हमारे समर्थक पहुंचे थे। उन्हीं समर्थकों में कुछ लोग बाहरी जो हमारे एंटी हैं, जो हमको हमारी विचारधारा से सहमत नहीं थे, उन लोगों ने इस नारा को लगाया था हमको बदनाम करने के लिए। ऐसा मैंने कभी नहीं किया और मैंने यह नारा कभी नहीं लगाया। साथियों, अंत में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मान्यवर साहब का वो ऋण, वो कर्ज इस भारत देश की डिप्रेस्ड क्लास SC ST OBC माइनॉरिटी के पास है, जो कि उन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया, उन्होंने बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समाज में प्रतिस्थापित किया। तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि आने वाले समाज उनके कर्मों को समझे, जाने। तथा आपसे एक और निवेदन है कि आप मेरे बहुजन ब्लॉग यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।